डियर स्टूडेंट, हम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ मोहम्मद आलम, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 9 में अपन एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने कल कर लिया था डिस्कस। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। पहले हम इसी लाइन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। तो पहले अपन देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर अपन क्या लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सारे मेरे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि सभी के स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या होना चाहिए, इरेशनल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, या फिर रॉन्ग, ये आपको बताना है। तो देखिए अपन सभी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिख लिए। अब इनके मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा। मैंने लिखा रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5। ये कह रहे हैं कि क्या सारे स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या होते हैं, इरेशनल। ये बात ट्रू है फॉल्स मेरे को बताना है। मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखे, ठीक है, फिर मैंने इनका स्क्वायर रूट निकाला। देखो रूट 1 तो क्या है, इरेशनल। यहां तक तो ये बात है। रूट 2 क्या है, ये भी इरेशनल। रूट 3 ये भी क्या है, इरेशनल। यहां तक तो इसकी बात क्या थी, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, इरेशनल। इरेशनल नंबर इट मींस ऐसे नंबर जिसको अपन p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अब रूट 1 को मैं p बाय q की फॉर्म में नहीं ले सकता, यहाँ पर भी सही है। रूट 2 को भी मैं p बाय q की फॉर्म में नहीं ले सकता, रूट 3 को भी मैं p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। यहाँ तक ये क्वेश्चन सही है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मेरे पास रूट 4। अब रूट 4 क्या है, रूट 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, आपको पता है कि रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2। तो अब इस रूट 2 को मैं p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि रूट यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, रूट 2 के नीचे में 1 भी लिख सकता हूं। ऐसा नंबर देखो यहाँ पर मैंने लिखा 3, इसके नीचे में 1 लगा सकता हूँ, 4 लिखा मैंने, ठीक है, 4 के नीचे में क्या लगा सकता हूँ, 1। 5 लिखा, 5 के नीचे में क्या लगा सकता हूँ, 1। तो ये सारे क्या है, इसके p बाय q की फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे देखो अब मेरे पास देखो रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर मेरे को मिल गया। क्या मैं इसके नीचे 1 लगा दूं, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि रूट 4 का जो स्क्वायर रूट है ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर, जबकि स्टेटमेंट मेरे पास ये कह रहा है कि वो होना चाहिए इरेशनल नंबर। अब आगे मैं क्वेश्चन को, इट्स नॉट क्या है, इट्स नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि वो रूट 1 का भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। रूट 1 का वैल्यू कितनी होती है, 1। इधर देखो अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसके एग्जांपल में रूट 4 भी आएगा, रूट 9 भी आएगा, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं जो कि रेशनल नंबर है। देखो इसका मैं परफेक्ट इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो 2 मिलेगा, इसका मिलेगा 3, इसका मिलेगा मेरे पास 4। अब इनके नीचे में 1 लगा के इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में ले सकता हूं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोबारा आप देख लीजिए, क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। नहीं, ये सारे स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। ये कह रहा है कि सारे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब आगे ये पूछे अगर फॉल्स है तो एक आप एग्जांपल भी दो कि वो पॉजिटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो, रेशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल मैंने यहां पर आपको बता दिए कि रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं, की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ठीक है बच्चों, कल अपन इसके और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम, आंस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है।
बच्चों मैंने कल आपको एराब के बारे में बताया था। एराब जो है वो ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तशदीद वगैरह को हम एराब कहेंगे। इसी तरह से आपका मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है तनवीन, यानी तनवीन कहते किसे है। आपने कई बार देखा होगा, वैसे तो ये अरबी का एक कायदा है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी लफ्ज के आखिरी हरूफ पर दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश लगाते हैं तो दो ज़बर से तो अन बनेगा और दो ज़ेर से इन बनेगा और दो पेश से उनकी आवाज निकलती है। जैसे मैंने अलीफ पर लगा दिया है दो ज़बर, तो अलीफ दो ज़बर अन हो गया है अपने आप। मैंने बे पे लगा दिया दो ज़बर, तो ये बे दो ज़बर बन हो गया। इसी तरह से मैंने ते पर दो ज़बर लगा दिए तो ये ते दो ज़बर तन हो गया। यानी ये ऊपर दो ज़बर लगे हुए हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, तनवीन कहलाएंगे। इसी तरह से मैंने अलीफ पर दो ज़ेर लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बे पर दो ज़ेर लगा दिए तो ये बिन हो जाएगा। ते पर दो लगा दिए तो ये तिन हो जाएगा। यानी ये नीचे जो मैंने लगाए हैं ज़ेर, ये क्या है, तनवीन कहलाएंगे। यानी ज़बर भी तनवीन कहलाएगा, लेकिन इनसे जो आवाज निकलेगी वो अन, बन, तन निकलेगी, और जो ज़ेर लगाया है मैंने नीचे, उनसे जो आवाज निकलेगी वो इन, बिन और तिन निकलेगी। इसी तरह से मैंने बताया आपको जो पेश है, अगर मैंने अलीफ पर दो पेश लगा दिए तो ये अपने आप उन बन जाएगा। बे पर दो पेश लगा दिए तो ये बुन बन जाएगा। यानी ये भी क्या है, एराब है। यानी दो ज़बर और दो ज़ेर और दो पेश हमारे क्या कहलाते हैं, तनवीन कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं को अगर एक एक बार लगाएंगे, यानी जैसे मैंने ऐसे लगा दिया तो ये अन बन गया, आ बन गया। यानी सिर्फ एक एक ज़ेर ज़बर पेश है वो तो एराब है, और दो दो ज़ेर ज़बर पेश को हम तनवीन कहेंगे। तो एराब और तनवीन में बस इतना सा फर्क होता है कि वो तो क्या है, जो ज़ेर लगेगा ऊपर वो भी एक लगेगा, और जो ज़बर लगेगा वो भी एक लगेगा, पेश लगेगा वो भी एक ही लगाएंगे हम, तो वो तो एराब हो गए। और तनवीन में तीनों चीजों को हम अन, बन, इन, बिन, यानी दो ज़ेर, दो पेश और दो ज़बर को हम तनवीन कहेंगे। इसी तरह से मैंने आपको आज आगे का जो टॉपिक लिया है वो है जज़म। यानी मैंने आपको जज़म का जो यूज है वो पहले भी बताया था कि जहां कहीं जज़म लगती है लफ्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी लफ्ज को हम जैसी शक्ल में लिखेंगे वो वैसी शक्ल में ही पढ़ा जाएगा। जज़म क्या है, अपने से बाद आने वाले दूसरे लफ्ज पर लगती है। जैसे मैंने लगा दिया वक्त, वक्त पर मैंने जज़म लगा दिया तो भी ये वक्त ही पढ़ा जाएगा। मैंने लिखा तख्त, तख्त पर मैंने जज़म लगा दी तो भी ये तख्त पढ़ा जाएगा। और मैंने इनमें से यानी जज़म क्या है, खामोश होती है, किसी भी लफ्ज पर लगने पर भी उसका जो लफ्ज है उसका साउंड वही रहेगा, और अगर हम हटा देंगे तो भी लफ्ज का जो साउंड है, जो आवाज है वही रहेगी। जज़म हरूफ के ऊपर लगाया जाता है, इसकी शक्ल दाल की तरह होती है। दाल हम ऐसे लिखते हैं, तो जो जज़म लगता है वो भी हमारा दाल की तरह छोटा सा ऐसे लगता है, यानी इसकी जो शक्ल है वो दाल की तरह होती है। अब मैंने यहाँ, और जज़म क्या है, हमेशा खामोश होता है, यानी साइलेंट होती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 4-5 वर्ड बताए हैं, लफ्ज बताए हैं। गर्द अपने से बाद में दूसरे वर्ड पर लगती है, गर्द, सर्द, नर्म, वक्त, तख्त, अकल, चंद वगैरह। अब गुड मॉर्निंग बच्चों, आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि अपना जीवन परिचय चल रहा है, हम प्रत्येक कवि और लेखक का एक एक जीवन परिचय कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के माध्यम से है। एनसीईआरटी वाला प्रारंभ कर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे एक राष्ट्रीय कवि के रूप में थे। इनका जन्म जो है वो 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही, ये मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने काव्य रचना अर्थात
छोटी सी उम्र में ही एक अच्छे शिक्षक बन चुके थे। तो 16 वर्ष की उम्र में ही ये एक अच्छे शिक्षक बन गए थे। इन्होंने करमवीर और प्रताप दो पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। अर्थात यह एक पत्रकार थे, तो इन्होंने करमवीर और प्रताप दो पत्रिका जो थी उसका इन्होंने संपादन किया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में देखते हैं प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं प्रमुख रचनाएं, एक तो है हिम किरटनी, एक तो हिम किरटनी इनकी रचना है। एक है साहित्य देवता, एक इनकी रचना है साहित्य देवता, एक इनकी रचना साहित्य देवता है। एक है हिम तरंगनी, एक इनकी रचना है हिम तरंगनी, एक इनकी रचना है हिम तरंगनी, तरंगिनी, हिम तरंगिनी। फिर है वेणी लो गूंजे, फिर है वेणी ले गूंजे, वेणी लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। इन कृतियों के लिए इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी से इन्हें पद्म भूषण आविष्कार जो अवार्ड दिया जाता है वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें साहित्य अकेडमी से दिया गया है। ये एक अच्छे राष्ट्रीय कवि के रूप में भी थे। इन्होंने काव्य रचनाएं भी की है और गद्य रचनाएं भी की है। माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीय भावना होने के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा गया है। राष्ट्रीय भावना होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा गया है। एक भारतीय आत्मा भी इन्हें कहा गया है। किस कारण? इनमें राष्ट्रीयता की भावना होने के कारण इन्हें ये कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अधिक से अधिक जो कविताएं लिखी है उसमें देश की दशा का वर्णन किया है और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कविताएं लिखी गई है। ये एक अच्छे जो बोलते हैं आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की है छायावादी युग में। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनकी शिल्प की दृष्टि से यदि हम उनकी कविताओं को देखें तो वह भी बड़ी ही श्रेष्ठता से युक्त माने जाते हैं। इन्होंने परंपरागत तरीके से छंदबद्धता का भी प्रमाण दिया है। आगे के क्रम में हम उनकी जो कविता है उनका अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो we discuss our geographical features of India. This lesson we discuss about size and location of India. Firstly, India located in world's map in northern hemisphere. Northern हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। सेकंड, लोकेशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। स्थित है किसमें? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, मेन एक्सटेंड्स बिटवीन लेट्यूडेट, उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री फॉर नॉर्थर्न एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये इसका उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। लेट्यूड इसको हम कह सकते हैं इसके नाम से, लेट्यूड के नाम से
जिसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम किसकी, लॉन्जिट्यूड की, तो वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, जिसको हम कह सकते हैं ईस्टर्न, एंड 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। इंडिया है वो स्थित है 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से के मध्य में, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 जो पूर्वी देशांतर है, इसके मध्य का जो पार्ट है वो जाना जाता है किसके नाम से, इंडिया के नाम से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है इसके बारे में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हम कह सकते हैं, वो इसके मिडिल पार्ट से हमें देखने को गुजरती हुई देखने को मिलती है, जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, जो इंडिया को इक्वल दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। कौन सी रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां से गुजरती है, इंडिया के मिडिल पार्ट से गुजरती है। अगर हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की तो 23 डिग्री 30 जो अक्षांश जो रेखा है उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा, जो इंडिया को इक्वल टू पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। टू द साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, कौन कौन से पार्टों में, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट में ये क्या करती है, डिवाइड करती है। इसके बाद अलावा हम देखें तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो हमें देखने को मिलते हैं अंडमान और निकोबार आइसलैंड, और इसके अलावा लक्षद्वीप, जिसके बारे में हमने लास्ट जो चैप्टर उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद में साइज की बात करें, इसकी साइज की लोकेशन में फिर से बता देता हूं, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य का जो पार्ट है, उत्तरी अक्षांश के मध्य का पार्ट है। बात करें पूर्वी देशांतर की तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 लॉन्जिट्यूड, जो देशांतर जिसको हम कह सकते हैं, पूर्वी देशांतर जिसको हम कहते हैं, उसके मध्य का जो पार्ट है वो जाना जाता है किसके नाम से, इंडिया के नाम से, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने राशि से गुजरती है, निकलती है, तो वो निकलती है 23 डिग्री 30 अक्षांश से, ठीक है, जो इंडिया को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं लोकेशन में 2 आइसलैंड, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट जो चैप्टर उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी देख ले, तो साइज के अकॉर्डिंग और देख ले। साइज, द लैंड mass of India has an area of 3.28 lakh square kilometer। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो टोटली कितना है, 328, कितना है, 328, ठीक है, जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद में टोटली वर्ल्ड की जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 2.4% है, कितना है, 2.4%, कितना है, 2.4%, ठीक है। इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट इसके बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना राष्ट्र है इसके बारे में देखें तो 7 नंबर अकॉर्डिंग टू एरिया, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में 7वां सबसे बड़ा जो राष्ट्र है, कौन, इंडिया, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, 7th लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है कौन, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में,
नेक्स्ट इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि बाउंड्री की बात करें तो एक तो हम बात करें किसके अकॉर्डिंग, लैंड स्थल के अकॉर्डिंग, और एक बात करें कोस्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लैंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया हैज द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,000। लैंड बाउंड्री स्थलीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री 15,200। लैंड बाउंड्री 15,200। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी, कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग जिसमें ऐड है कौन कौन से, अंडमान और निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप दोनों ऐड करके हैं ये। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स। आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास के हिंदी मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 2 बुक्स हैं 9th के सिलेबस में, एक का नाम है बी हाइव और दूसरे का नाम है मोमेंट्स। पहले कोर्स रीडर और फिर रैपिड रीडर, 2 बुक्स चलती थी, कोर्स रीडर और रैपिड रीडर। रैपिड मीन्स फास्ट या तेज, कोर्स मीन्स जिसका गहनता से अध्ययन किया जाए। उसमें जैसे बी हाइव कहते हैं ए बकल ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को या ग्रुप को, ए ग्रुप ऑफ बीज, a buckle of bees, beehive. Moments, a particular part of time, समय के हिस्से को जिसमें कुछ चैप्टर दिए हुए हैं जो कहानी की तरह चलते हैं। और बी हाइव है, उसमें कुछ पोएम्स का भी हिस्सा है। 2 तरह से होते हैं, एक तो प्रोज कहते हैं काव्य को, पोएम कहते हैं कविता को। इसमें चैप्टर कहानी की तरह चलते हैं और पोएम है उसमें जिसको गाया जा सके या कविता के तौर पे चलते हैं। प्रोज के या बी हाइव के जो लिखे हुए हैं चैप्टर जो स्टोरी की तरह हैं, उनको ऑथर, जिन्हें हम राइटर कहते हैं, उनके द्वारा लिखे हुए हैं। और पोइट कहते हैं कवि को, वो पोएम को लिखते हैं। और पोइटेस मीन्स कवियत्री। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे द लॉस्ट चाइल्ड, गुम हुआ बच्चा, कहानी की तरह चलता है एज ए रैपिड के तौर पे और मोमेंट्स में दिया हुआ है। जैसे एक चैप्टर है बी हाइव में द फन दे हैड, वो हंसी मजाक जो उन्होंने किया, तो ये कहानी की तरह चलते हैं और राइटर या ऑथर के द्वारा लिखे हुए हैं। और पोएम है तो पोएम को पोइट लिखेगा या पोइटेस जो कवियत्री है वो लिखेगी। फिर एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, उनसे रिलेटेड वो पार्ट आएगा। तो प्रोज और पोएम में यही फर्क है। प्रोज है वो काव्य का हिस्सा है और पोएम है वो कविता का हिस्सा है जिसको गाया जा सके और उसके बारे में व्याख्या की जा सके। और प्रोज के हिस्से में भी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन इंग्लिश में अमूमन पोएम के अंदर ही रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को पूछता है। धन्यवाद। आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के हिंदी मीडियम में सोशल स्टडी के एक पैरा प्रधानमंत्री, कार्यपालिका और मुख्य रूप से व्यवस्थापिका में जो अध्ययन करते हैं उसमें एक इकाई के तौर पे प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मंत्रिमंडल का मुखिया। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में निर्वाचित प्रणाली से नियुक्त वह व्यक्ति या निर्वाचित वह व्यक्ति जो मुख्य रूप से सत्ताधारी दल का नेता होता है, वह अपनी लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, उसकी कैबिनेट और राज्य मंत्री, उन दोनों में फेरबदल या नियमित रूप से उनकी बैठकें लेना या फिर आपातकालीन बैठकों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। नंबर 2, कार्यकारिणी।
जो उसकी कैबिनेट है या वर्किंग कमेटी है उसमें महत्वपूर्ण रूप से निर्णय लेने वाला या किसी की नियुक्ति या किसी को हटाने वाला मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है। सत्ता पक्ष का मुख्य सत्ताधारी दल है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल का सर्वे सर्वा होता है, वह मुखिया होता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, जब किसी प्रारूप समिति के पास जाने वाले निर्णय के बारे में या कोई भी मंत्रिमंडलीय जो निर्णय होता है उस कैबिनेट की या राज्य मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी की बैठक का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और कार्यक्रम में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने वाला प्रधानमंत्री होता है। महत्वपूर्ण निर्णयों का निर्णायक, आपातकालीन हो या जनरल बॉडी की यानी साधारण सभा की बैठकें हो, उनमें मुख्य रूप से निर्णय करने वाला प्रधानमंत्री होता है। सत्ताधारी दल के महत्वपूर्ण निर्णायक यानी प्रधानमंत्री को ये माना जाता है कि वह सत्ताधारी दल का मुख्य रूप से जो किसी निर्णय पर या काम करने वाला मुख्य रूप से निर्णायक व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। संसद के दोनों सदनों का जवाबदेह, उसके द्वारा नियुक्त या बनाए हुए मंत्री जब किसी बात पे जवाब नहीं दे पाते लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसका ये उत्तरदायित्व रहता है, उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वह संबंधित विषय पर अंत में निर्णय करने के हिसाब से या अपनी बात को रखने के लिए प्रेजेंटेशन के हिसाब से मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है किसी भी अंतिम निर्णय को लेने के लिए। धन्यवाद।